जब हम बेसिक न्यूट्रलिटी की गाइडलाइन सेकंड देखते हैं, गाइडलाइन 2.2, ये कहती है कि बिजनेसेस इन सिमिलर सिचुएशंस कैरिंग आउट सिमिलर ट्रांजैक्शंस शुड बी सब्जेक्ट टू सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेशन। असल में इसका मतलब ये है कि जो टैक्स है उसको न्यूट्रल और इक्विटेबल होना चाहिए सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर। और इसके पीछे असल में मकसद ये है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है अल्टीमेटली उस जो भी सप्लाई चेन है उसके अंदर जो टैक्स फाइनल कंज्यूमर ने पे किया है उसके साथ ये प्रोपोर्शनेट करता हुआ हो। और इसमें कता नज़र इस बात के कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, स्ट्रक्चर या ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है वो क्या है, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक ऑपरेशंस जो इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या है, इससे कता नज़र इसको प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बहरहाल इसको हम देखते हैं जो कमेंट्री प्रोवाइड की गई है इन गाइडलाइंस में 2.2 की, उसमें हम ज़रा समझते हैं कि ये सिमिलर सिचुएशंस क्या है, ये सिमिलर ट्रांजैक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और इसी तरह से सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जी, सिमिलर ऑफ टैक्सेशन को देखने के लिए कि आया दो बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेशन हो रही है, तो हमारी जो कसौटी या हमारा मेयार या हमारा जो टूल है वो बेसिकली ये है कि बिजनेसेस को रिफंड्स या क्रेडिट्स जो हैं वो कितने मिल रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। अच्छा, इसमें ये जो बात है इसको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी अगर हम इस हाईलाइटेड पॉइंट एरिया को ज़रा समझ लें। When a business without full right to deduct input tax incurs VAT in different jurisdictions, it should bear the burden of VAT only once on each input. If such a business were to incur irrecoverable VAT in two or more jurisdictions on the same input, it would not bear a similar level of taxation compared to another business without full right to deduct input tax that acquired its input solely within the domestic market। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि एक बिजनेस ने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में चूंकि उसने ऑपरेट कर रहा है और उसको जब फुल राइट नहीं था तो उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स ना मिलने की वजह से टैक्स का बर्डन आया तो वो एक ही दफ़ा आया, जबकि दूसरा बिजनेस जो कि मुख्तलिफ टैक्स जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट कर रहा था और अगर उस सेम जो है इनपुट को दो दफ़ा डिसअलाउ कर दिया जाए तो फिर ये सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेशन जो है वो नहीं होगी। इसके साथ हम देखते हैं आगे कि जो सिमिलर सिचुएशंस हैं वो क्या हैं। देख लीजिए, सिमिलर सिचुएशंस का जो क्राइटेरिया है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला तो ये है कि हमने सिमिलर सिचुएशन को देखना है विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ डिडक्शन, राइट ऑफ डिडक्शन। दूसरा हमने देखना है द एक्सटेंट टू विच इनपुट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट टैक्सेबल एक्टिविटीज। पहला क्या राइट है और दूसरा फिर टैक्सेबल एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हुआ है इनपुट या नहीं हुआ। इसमें इस चीज़ की कैद नहीं है कि जो सिमिलर इंडस्ट्रीज में हों, जिन बिजनेसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो डिसिमिलर इंडस्ट्रीज में हों तब भी कोई इशू नहीं है, या सिमिलर में हो तब भी कोई इशू नहीं है। ये दो क्राइटेरियाज जो हैं ये मीट होने चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाया गया है, और अच्छी बात यह है कि कुछ एग्जाम्पल्स सिमिलर सिचुएशंस की दी गई हैं और कुछ एग्जाम्पल्स डिसिमिलर सिचुएशंस की दी गई हैं। सिमिलर सिचुएशन को अगर हम देखें, पहली एग्जाम्पल में एक कंसल्टिंग कंपनी है, एक एयरलाइन कंपनी है, ये दोनों मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन हम तो डिटरमिन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ डिडक्शन। तो दोनों के पास फुल राइट है, तो लिहाजा ये दोनों सिमिलर सिचुएशंस हैं। इसके मुकाबले में एक बैंकिंग कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, और ये दोनों के पास लिमिटेड राइट है, तो ये भी सिमिलर सिचुएशन ही है। तीसरी एग्जाम्पल एक कंसल्टिंग कंपनी और एक बैंक की है।
दोनों के पास फुल राइट है, लेकिन कंसल्टेंट कंपनी का जो फुल राइट है वो इसलिए आ रहा है कि उसका आउटपुट जो है वो फुली टेक्स्ट है, जबकि बैंकिंग कंपनी का जिस अजम्पशन के तहत ये है उसमें फुल राइट आ रहा है क्योंकि इसकी सर्विसेज जो हैं वो ज़ीरो रेटेड हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, देखने वाली बात सिर्फ यही है कि राइट क्या है, क्या राइट कंपेयर कर रहा है। जी हाँ, दोनों का राइट फुल राइट है। इसके बाद एक एग्जांपल जो है वो दो बिजनेसेस की है, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस। पहले बिजनेस के का राइट भी लिमिटेड लिमिटेड राइट है, दूसरे बिजनेस का राइट जो है वो फुल राइट है। दोनों बिजनेसेस जो हैं वो कुछ सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं जिनको इस्तेमाल होना है प्राइवेट यूज़ ऑफ द ओनर्स के तौर पे। अब चाहे लिमिटेड राइट था या चाहे फुल राइट था, ये जो इनपुट्स हैं जिनको प्राइवेट यूज़ ऑफ द ऑनर्स में जाना है, इनके ऊपर तो इनपुट मिलना ही नहीं है। तो ठीक है, फिर ये सिचुएशन में भी ये सिमिलर सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूसरा क्राइटेरिया टिक हो रहा है by the extent to which inputs are used to support taxable activities. अब हम जरा डिसिमिलर सिचुएशंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल में एक कंसल्टिंग कंपनी है और दूसरा बैंक है। एक के पास फुल राइट है, दूसरे के पास लिमिटेड राइट है। तो बिल्कुल सही डिसिमिलर सिचुएशन है। दोनों कंपनियां डिसिमिलर इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही थी। दूसरी एग्जांपल में दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि दोनों एक ही इंडस्ट्री में मौजूद हैं। एक के पास फुल राइट है, दूसरे के पास लिमिटेड राइट है। तो फिर ये भी डिसिमिलर सिचुएशन हो गई। तीसरी एग्जांपल में दो बिजनेस है, एक बिजनेस के पास फुल राइट है, दूसरे के पास भी फुल राइट है। पहला बिजनेस जो है वो जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है उनको इस्तेमाल होना है फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द ऑनर्स। जो दूसरा बिजनेस है उसके प्रोक्योरमेंट्स को इस्तेमाल होना है फॉर यूज इन द टैक्सेबल एक्टिविटीज। तो फिर हमारा, अगर हम क्राइटेरिया 1 देखें फुल राइट, तो वो तो ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया 2 हिट हो जाता है जिसमें द एक्सटेंट ऑफ यूज फॉर द टैक्सेबल सर्विसेज वाली बात है। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि वो सर्विसेज जो प्राइवेट यूज़ के लिए हैं उनके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रही टैक्सेबल सर्विसेज में, जबकि दूसरे बिजनेस के केस के अंदर वो उसकी जो एक्विजिशन है सर्विसेज की वो इस्तेमाल हो रही हैं टैक्सेबल एक्टिविटीज़ में। तो ये भी डिसिमिलर सिचुएशन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, किस किस्म की ट्रांजैक्शंस को सिमिलर ट्रांजैक्शंस समझा जाएगा। सिमिलर ट्रांजैक्शंस का जो क्राइटेरिया है कंपैरिजन देखने का, वो है किसी भी पार्टिकुलर सर्विस या इंटेंजिबल की करेक्टराइजेशन। अब वो करेक्टराइजेशन है वो हमने वो देखनी है कि जहाँ पर हम जिस टैक्स जुरिस्डिक्शन में कंपेयर कर रहे हैं। Consider the characterization of the supply under the rules in the jurisdiction in which businesses are being compared. और जब आपने एक दफ़ा characterization determine कर ली, तो उसके बाद the way the supply was made, the person to whom from whom it was acquired, or the terms under which the services were acquired, it is then irrelevant. तो फिर हमारी बात सिर्फ समझने वाली इसमें ये है कि businesses are carrying out similar transactions based on characterization of the supply under the rules in the jurisdiction in which businesses are being compared. तो इसके साथ जी हमारी ये जो गाइडलाइन है ये ख़त्म हो जाती है।